हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। हम लोग चौथा चैप्टर परिवहन, संचार और व्यापार शुरू किए थे, जिसका दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 3 वीडियो शायद 3 पार्ट तक अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट देखेंगे। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। चलिए देखते हैं। वायुयान ये सब पढ़ा हुआ था हम लोगों का। आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था? जल मार्ग से पढ़ना था, ठीक है। और जल मार्ग में भी जल मार्ग से पढ़ना था। तो जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। इसके द्वारा विश्व स्तर पर कई साहसिक यात्राएं की गई। जल मार्ग 2 प्रकार का होता है, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय। भारत में जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाती है, ठीक है। तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग हैं, जिससे प्रतिवर्ष 5 करोड़ माल टन की ढुलाई की जाती है। अब यह जो डेटा है यह बहुत पुराना है, तो इसको याद रखने के कोई फ़ायदा नहीं है। आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत मुख्य रूप से नदियाँ, नहरें तथा झीलों का उपयोग किया जाता है। भारत का आंतरिक जलमार्ग पिछड़ी किंतु विकासशील अवस्था में है। आंतरिक जलमार्ग जो है पिछड़ी है, पर विकासशील स्थिति में है। भारत में पहली बार 1806 में दक्षिण भारत में बंकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया तथा 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। तो सबसे पहले 1806 में दक्षिण भारत में बंकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा से जोड़ा गया, ठीक है, तथा 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील से जोड़ दिया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील जोड़ दिया गया। तो यह जो चीज़ है इसको याद रखिएगा कि 1806 में दक्षिण भारत में बंकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा से जोड़ा गया और 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। बाद में इसमें 40 किलोमीटर और जोड़कर पुलिकट झील से भी जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया। तो क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। कब किया गया गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का स्थापना? 1952 में। इसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को रखा गया। एरिया भी याद रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। 1960 में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात का सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया। 1975 ईस्वी में इस दृष्टि से जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया। तो सबसे पहले तो 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें राज्य कौन कौन सा था? तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। 1960 में इस बोर्ड ने कहा कि गंगा नदी में यातायात का सर्वेक्षण का सुझाव दिया, ठीक है, मतलब यातायात किया जा सकता है। 1975 ईस्वी में इस दृष्टि से जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो 1960 में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात के सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया कि यातायात करने के लिए पहले सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। फिर 1975 में जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय ने फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया, ठीक है। कालांतर में 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो हुआ क्या? 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई।
याद रखिएगा 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देती है। तो यह अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर ही, देश के अंदर नहीं, एक देश से दूसरा देश, अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देती है। इसका मुख्यालय नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चि में है तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद, बनारसी, भागलपुर, फरक्का एवं कोल्लम है। भारत में 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये देखिए 5 जलमार्ग है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में सबसे पहली बार 1806 में दक्षिण भारत में बंकिंघम नहर बनाकर इसे कन्ना नौर नहर से जोड़ा गया और जो मिलाते हुए गोदावरी कृष्णा नदी से जोड़ दिया, जिससे 720 किलोमीटर का जलमार्ग बन गया और बाद में इसे 40 किलोमीटर उसी को बढ़ाकर पुलिकट झील से भी जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड बनाया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य रखा गया? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। 1960 में इस बोर्ड ने सुझाव दिया कि यातायात के सर्वेक्षण का सुझाव दिया, ठीक है, कि गंगा नदी में यातायात का सर्वेक्षण पर सुझाव दिया। 1975 में जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय ने फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी का सर्वेक्षण किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकार को सलाह भी देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि है तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद, बनारस, भागलपुर, फरक्का, कोल्लम है। लेकिन आपको मुख्यालय बस, बाकी सब चीज़ याद रहे ना रहे, नोएडा याद रखिएगा, ठीक है। किसका? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह नोएडा में है, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, और इसकी कार्यालय शाखा जो इलाहाबाद, बनारस, भागलपुर, फरक्का, कोल्लम। तो इतना नहीं, मुख्यालय का है नोएडा में, ठीक है। चलिए 5 शाखा को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की है, लंबाई है। तो याद रखिएगा जलमार्ग संख्या जो फर्स्ट है वह है इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा जो है वह सदिया से धुबरी है। सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। इसका उपयोग भारत और बंगाल देश साझेदारी में करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। तीसरा जो है कोल्लम से कोट्टापुरम है। कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर है। 205 किलोमीटर यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट की नहर में विकसित है। तो कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहर सहित पश्चिम तट नहर में विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। पौंडीचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में फैला हुआ है। उसके बाद 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर लंबाई में विकसित की जा रही है। तो सबसे पहले याद रख लीजिए जलमार्ग फर्स्ट जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा यही है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह सदिया से धुबरी है 891 किलोमीटर। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित किया गया है। इसमें बांग्लादेश भी साझेदारी करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित किया गया। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? पश्चिमी तट नहर में विकसित किया गया, चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहर सहित।
कोल्लम से कोट्टापुरम, चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर फैला जलमार्ग है। पुदुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी में फैला है। तो कहाँ पर है? पुदुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, यानी कि पूर्व तरफ में है। कृष्णा गोदावरी नदियों के सहारे पुदुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी में फैला हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 यह जलमार्ग संख्या उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई विकसित की जा रही है। तो याद रखिएगा, यह जो 5वां नंबर का है यह भी विकसित की जा रही है। यह अभी तक हो सकता है विकसित हो भी चुका होगा क्योंकि यह पुराना बुक है। जलमार्ग उड़ीसा ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी। ठीक है। तो उड़ीसा राज्य में है यह ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है वो उड़ीसा में बेसिकली विकसित किया जा रहा है। 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर पुडुचेरी काकीनाडा शहर में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी तीनों है। ठीक है। और यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग जो है पश्चिमी तट नहर में है, कोल्लम से कोट्टापुरम। और यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वसदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्रा नदी में विकसित। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश की साझेदारी से किया जा रहा है। तो ये पांचों आपको याद रह गया होगा। चलिए, इन प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त गोवा में 555 किलोमीटर, गुजरात में 330 किलोमीटर तथा कर्नाटक में भी आंतरिक जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर का ही बात कर रहा है, थोड़ा हम ऊपर थोड़ा गलत बता दिए थे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुछ अन्य मार्गों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। ये देश में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ साथ अन्य सहायक जलमार्गों को भी विकसित किया जाए। अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि है। इसके तहत किसी एक देश के जहाज निर्धारित जलमार्गों से दूसरे देश में जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में फरवरी 1904 से कार्यरत है। ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है पटना में 2004 से कार्यरत है। राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ से परीक्षणार्थी जहाज कर्मी प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो अभी तक हम लोग जो जलमार्ग के बारे में देखे, थोड़ा उसको और एक बारी देख लेते हैं। तो जलमार्ग के बारे में 2 प्रकार के जलमार्ग होते हैं, आंतरिक जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है। आंतरिक जलमार्ग जो है सबसे पहले 1806 में बंकिंघम नहर बना के इसे कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी कृष्णा नदी से जोड़ते हुए 720 किलोमीटर का लंबा जलमार्ग बनाया गया था। फिर इसके बाद 40 किलोमीटर और बढ़ा के और पुलिकट झील से भी जोड़ दिया गया। उसके बाद 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। 1960 में इसने सुझाव दिया कि गंगा नदी में यातायात के लिए सर्वेक्षण किया जाए। 1975 में जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय ने फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद 5 प्रकार के जो जलमार्ग हैं, पाँच जलमार्ग जो हमारे पास है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। उसका दूसरा जो है सदिया से धुबरी, यह ब्रह्मपुत्रा नदी में विकसित है और यह बांग्लादेश भी इसमें साझेदारी है। इसका 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 वह कोल्लम से कोट्टापुरम है, कोल्लम से कोट्टापुरम, और इसमें यह जलमार्ग चंपाकारा उद्योग मंडल सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित किया गया है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर
किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। पुदुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टास के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई विकसित की जा रही है। उसके अलावा भी कौन कौन सा है? गोवा में 555 किलोमीटर, गुजरात में, कर्नाटक में, ठीक है, यह आंतरिक जलमार्ग और भी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद और इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में 2004 से कार्यरत है। राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान देश के अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ परीक्षणार्थी जहाज कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। सिंपल बात, यहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है कैसे जहाज चलाना है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तट उपलब्ध है, जिसके सहारे 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। देश का लगभग 90% मूल्य स्तर पर 70% व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है। भारत में निम्न 12 बड़े बंदरगाह हैं, तो याद रखिएगा 200 छोटे हैं लेकिन 12 बड़े हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 12 बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उसको याद रखना है, ठीक है। और यह भारत में 20वां स्थान है, इसका जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से 20वां स्थान है, ठीक है। अब यह कहाँ पर बंदरगाह? मुंबई महाराष्ट्र में, नेहवा सेवा महाराष्ट्र में, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कांडला गुजरात, कोच्चि केरल, इन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुर्मगांव गोवा, मंगलौर कर्नाटक। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। मुंबई तो महाराष्ट्र में याद रहेगा, नेहवा सेवा भी महाराष्ट्र में ही है, कोलकाता हल्दिया बंगाल में, हल्दिया बंगाल में, चेन्नई हल्दिया भी केवल पूछा जाए, इसमें तो कोलकाता दे दिया है लेकिन केवल हल्दिया भी दिया जाएगा तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कांडला गुजरात, कोच्चि केरल, इन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुर्मगांव गोवा, मंगलौर कर्नाटक, ठीक है। कुछ नहीं याद रहने वाला है, जैसे कि इन्नौर जो है तमिलनाडु में, उसके बाद कांडला गुजरात में, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, यह तो याद रहेगा। और हल्दिया पश्चिम बंगाल याद रखेगा। नेहवा सेवा महाराष्ट्र, तो मुंबई नेहवा सेवा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। चेन्नई में अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई है, तूतीकोरिन है और इन्नौर है। उसके बाद कांडला जो है गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और मुर्मगांव जो है गोवा में है, मुर्मगांव गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग संचार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संदेश का आदान प्रदान संचार कहलाता है। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है। प्राचीन काल में जहाँ ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग जलाकर या फिर अन्य तरह से संदेश पहुँचाया जाता था, वहीं मध्यकाल में तेज़ दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, परंतु ये सभी साधन सार्वजनिक नहीं थे तथा बड़े समूहों को इसके द्वारा संदेश देना संभव नहीं हो पाता था। अब यह सब तो राजा महाराजा ही कर सकता है कि घोड़ा दौड़ा दिया या बहुत तेज़ चलने वाला व्यक्ति या कबूतर, यह सब क्या था? ये सब केवल राजा महाराजाओं के लिए था, सार्वजनिक नहीं था। साथ ही इसमें समय भी अधिक लगता था, इसलिए आधुनिक काल में संचार के ऐसे साधनों की आवश्यकता पड़ी जो शीघ्र और दूर दूर के स्थानों तक बड़े समूहों तक संदेश पहुंचा सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय में संचार के कई साधन विकसित किए गए। ऐसे भी साधन विकसित किए जा चुके हैं जिसके द्वारा बड़े जनसमूह को एक साथ संदेश भेजना अब संभव हो गया है। संचार की कहानी देखते हैं, थोड़ा धुंधला इसमें है लेकिन हम पढ़ेंगे। 16 जून की रात्रि पटना में रहने वाले शुभम को वैशाली जिले के शेखपुरा गांव में रहने वाली अपनी मम्मी को जन्मदिन की शुभकामना संदेश देने की याद आई। उसके पास कई सुविधाएं उपलब्ध थी।
एक तो वह कंप्यूटर के जरिए ईमेल के द्वारा संदेश भेज सकता था या फिर टेलीफोन के द्वारा बातचीत कर संदेश दे सकता था। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण शुभम के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजना संभव नहीं था। वह पत्र लिखकर भी तुरंत समय पर संदेश नहीं भेज सकता था। टेलीग्राम के द्वारा संदेश भेजने में समय लग जाता तथा गांव में घर के निकट फैक्स की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में शुभम ने तुरंत टेलीफोन के द्वारा अपनी मम्मी से बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कहानी से यह पता चलता है कि संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन टेलीफोन मोबाइल फ़ोन है। चलिए, वर्तमान समय में संचार साधनों का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके द्वारा घरेलू एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सामानों एवं सेवाओं को मंगाना एवं भेजना आसान हो गया है। इसी तरह बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधि से संबंधित अद्यतन जानकारियां लोगों तक पहुंचाने एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक अथवा सचेत करने में संचार की साधनों का उल्लेखनीय योगदान हो गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग संचार सुविधाओं का युग है। पुस्तकें भी संचार का एक बढ़िया माध्यम है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े इसमें कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब फटाफट हम पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये सब समझने वाला है, इससे सवाल नहीं बनेगा। भारत में संचार सुविधा। भारत में संचार के प्रायः सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुए। तो याद रखिएगा अब कि डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था, 1837 ईस्वी में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा था सब कुछ, तो उसी का देन होगा। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई, जिसने उत्तरोत्तर अपनी सेवा में प्रगति की। तो 1837 में डाक सेवा प्रारंभ हुआ था और डाक विभाग कब बनाया गया, भारतीय डाक विभाग 1854 में। ठीक है। आज भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है बल्कि कृत्रिम उपग्रहों से भी जुड़ चुकी है। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेज़ी से सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। तो कितने डाक क्षेत्र हैं? 8 डाक क्षेत्र हैं। 6 अंकों वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद में 2 अंक उप जोन के लिए तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पिन कोड कहा जाता है। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पूरे देश में डाक जोन कितने हैं? 8 डाक जोन है। ठीक है। 6 अंक होते हैं किसी भी पिन कोड में, जिसका पहला अंक जो होता है वह जोन के लिए होता है, बाद का जो 2 अंक होता है वह उप जोन के लिए होता है, उसके बाद अंतिम का 3 अंक जो होता है वह गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किया गया है और जिसे पिन कोड कहा जाता है। बिहार झारखंड जो है का पिन कोड जो है पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। ठीक है। तो हम लोग का देखिएगा बिहार झारखंड में जितना भी पिन कोड शुरू होता है वह 8 से शुरू होता है और उसके बाद का 2 अंक जो होता है वह उप जोन के लिए होता है और अंतिम 3 अंक जो होता है वह डाकघर के लिए निर्धारित किया जाता है। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए डाक वितरण में तेज़ी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधाएं दे रहा है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल एवं व्यापार चैनल कहा जाता है। तो डाक विभाग जो अपनी सेवा में सुधार करते हुए डाक वितरण में तेज़ी के लिए 6 डाक चैनल की सुविधाएं दे रहा है। ठीक है। तो यह डाक चैनल याद रखिएगा, पहले राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल, व्यापार चैनल। तो ये 6 चैनल का नाम याद रखना है, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल और व्यापार चैनल। ठीक है। चलिए हम लोग सारे चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में देखते हैं। सबसे पहले शहरों में टेलीफोन सेवा द्वारा राशन के सामान पढ़ाने के लिए शिक्षक, घरेलू गैस सिलेंडर एवं चिकित्सा इत्यादि घरों तक मंगाने एवं बुलाने की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, शहरों में जो टेलीफोन सेवा शुरू हो गया उससे राशन मंगाना, पढ़ाने के लिए शिक्षक, घरेलू गैस सिलेंडर, ये सब कुछ उपलब्ध हो गया। इंटरनेट के द्वारा टेलीफोन बिल, बिजली बिल, कर भुगतान, ऋण भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध है। हम लोग चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। राजधानी चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष
राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात डाकघर स्थित पीले रंग की पत्र पेटियों में पत्र डालने पर वह लिफाफा या पत्र सीधे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, फिर उसका वितरण होगा। तो अगर नई दिल्ली जो है वह 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक सेवा है, ठीक है। मतलब नई दिल्ली अगर कोई पहुंचाना है तो 6 विशेष राजधानी है, उसमें आप पीले रंग के अगर पेटी में जिसके पीले रंग की पत्र पेटियाँ होती है, ठीक है। अर्थात डाकघर स्थित पीले रंग की पत्र पेटियों में पत्र डालने पर वह लिफाफा जो है वह सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा, फिर उसका वितरण होगा। फिर मेट्रो चैनल बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यह सब मेट्रो चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना होता है। अगर आपको बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद किसी भी डाक सेवा मतलब वहाँ तक डाक पहुँचाना है तो इसमें क्या करना है, बस नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पेटी में डाला जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाले पेटी में डाला जाता है। दस्तावेज चैनल समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए डाक सेवा है। तो समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए डाक सेवा दस्तावेज चैनल, ठीक है। भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए है, ठीक है। तो बड़े जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उसके लिए है भारी चैनल, ठीक है। व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। तो छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारिक चैनल और बड़े व्यावसायिक संगठनों के लिए भारी चैनल, ठीक है। उसके बाद दस्तावेजों के लिए यानी समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए दस्तावेज चैनल। ग्रीन चैनल क्यों होगा, स्थानीय पिन कोड उसमें डाल दीजिए और उसके बाद फिर हरे रंग वाली पेटी में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेट्रो चैनल। तो मेट्रो चैनल में क्या है, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यह इसमें क्या होता है, आप नीले रंग का जो डाक पेटी होगा उसमें डालना होता है और पीले रंग का किस में डालना होता है, राजधानी भेजने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यह देख लिए। अब आते हैं डाक विभाग द्वारा आजकल न केवल पत्र पत्रिकाओं के वितरण का काम किया जा रहा है बल्कि इसकी सेवा में विविधीकरण भी आया है। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट के अलावा दूरस्थ डाक सेवा एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी कार्य भी करने लगे। तो डाक विभाग जो है बहुत सारा काम कर रही है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट के अलावा डाक सेवा एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी भी कार्य करने लगी है। देश में औसतन एक डाकघर 21.16 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र है किलोमीटर क्षेत्र है और 6,623 लोग अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डाक सेवा के बाद संचार का सबसे प्रचलित साधन दूर संचार माध्यम है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टेलीफोन सेवाएं शामिल हैं। देश में 26 करोड़ वायरलेस फ़ोन उपभोक्ता है। मोबाइल फ़ोन सर्वाधिक प्रचलित सेवा है। कई निजी कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एसटीडी की सेवा भी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया है। दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व में 10 दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व में 10 बड़े देशों में स्थान रखता है, ठीक है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा कि दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत जो है एशिया में सबसे आगे है और विश्व के 10 बड़े देशों में स्थान रखता है। जनसंचार की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम माना जाता है। रेडियो क्या है, जनसंचार की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम माना जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ। तो रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा शुरू किया गया। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा शुरू किया गया। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम
1930 में क्या हुआ, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, और 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। तो यह जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था जो 1930 में बनाया गया था, उसी का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। यह जो ऑल इंडिया रेडियो था उसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। आकाशवाणी जो अभी प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। सरकारी सेवा के अलावा निजी कंपनियां भी रेडियो सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। तो रेडियो के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले भारत में 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बे के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, उसी को 36 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। 1957 में आकाशवाणी नाम रख दिया, और वर्तमान समय में प्रसार भारती के तहत यह कार्य कर रहा है। ठीक है। जनसंचार का वर्तमान माध्यम में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन टेलीविज़न है। भारत में इसकी सेवा 1959 में आरंभ हुई। तो 1959 में यह आरंभ हुआ था। रेडियो के बाद यह दूरसंचार मतलब टेलीविज़न जो था 1959 में आरंभ हुआ। 1976 में इसमें दूरदर्शन डीडी 1976 ईस्वी में इसे दूरदर्शन डीडी नाम दिया गया। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 में एशियाई खेलों के दौरान हुआ। तो याद रखिएगा 1982 के एशियाई खेलों के दौरान शुरू हुआ। रेडियो की तरह इस क्षेत्र में भी कई निजी कंपनियां अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रही है। यह संचार के माध्यम बच्चों, प्रौढ़, बूढ़ों एवं महिलाओं सहित गरीब एवं अमीर सभी वर्गों में लोकप्रिय है। सही मायने में यह देश का एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। तो यह याद रखिएगा 1959 में शुरू हुआ, 1976 में डीडी नाम दिया गया, और 1982 में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ एशियाई खेलों के साथ। ठीक है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी सुदृढ़ संचार माध्यम है। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाएं छपती है। इनमें से सर्वाधिक हिंदी भाषा में लगभग 25,000 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। यह डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं गुजराती भाषाओं का स्थान है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी में छपता है, उसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, गुजराती भाषाओं का स्थान है। परिवहन एवं संचार साधनों तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास के मध्य सकारात्मक संबंध है। परिवहन एवं संचार साधनों तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास के मध्य सकारात्मक संबंध है। परिवहन की महत्ता का वर्णन प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इनकी महत्ता आज भी विद्यमान है, परंतु इसके रूप, गुण एवं गति में अवश्य ही परिवर्तन आया है। परिवहन एवं संचार के साधन प्रादेशिक विकास के साथ साथ आम जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं। पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समाज में शांति का माहौल बनाए रखना एवं पुलिस तथा सैनिकों के आने जाने तथा बातचीत करने के लिए यह साधन जरूरी है, परंतु इनके विकास का स्तर संस्कृति के स्तर से निर्धारित होता है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाले देशों में परिवहन एवं संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक संस्कृति स्तर को ऊंचा बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। भारत का पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क दो देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। परिवहन एवं संचार साधनों के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया लगभग असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इन्हीं साधनों पर आश्रित होता है। जीवन जीने के लिए अनाज एवं साग सब्जी, फल की आपूर्ति में इन्हीं साधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी इसमें थोड़ा और भी है, लेकिन हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। यह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि यह 34 मिनट का वीडियो हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।